गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। किंगडम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता है। और आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। मेरा नाम है निरंजन कुमार मंडल। 2024 में जो मॉडल सेट केमिस्ट्री का जैक जारी किया है उसको आज हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सेट 1 हम लोग आज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप लोग एग्जाम में जब भी एग्जाम देने के लिए जाओगे, एग्जाम देने से पहले आप लोग एक चीज़ दिमाग में सेट करना है कि सबसे पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है। और रीड करने के बाद उस क्वेश्चंस को ही आप लोग उसको सॉल्व करने के लिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रीड को केयरफुली रीड करना है क्वेश्चंस को। उसके बाद आप लोग क्या करना है, उसको पूरे कंप्लीट को एक बार रीड कर लेना है। 5 मिनट में क्विक सब पूरे क्वेश्चन को रीड कर लेना है। उसके बाद माइंड में एक चीज सेट हो जाएगी कि हम लोग कौन सा क्वेश्चन हम लोगों को सेट हो पढ़ के आए हैं और कौन सा क्वेश्चन हम लोग को क्विक छोड़ना है। ठीक है, तो कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्लास सेट 1 से। सेट 1 का पहला क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260। तो 1260 में सिग्निफिकेंट फिगर, तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है हम लोग पढ़ के आए हैं। सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं? अगर कोई डिजिट नॉन जीरो डिजिट्स है, सपोज कीजिए 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 4 होंगे। इसमें एक भी जीरो नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लास में सीख चुके हैं। ठीक है, अगर कोई डिजिट जीरो से एंड होता है तो जीरो को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। और अगर कोई जीरो से स्टार्टिंग होता है तो भी हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन जो है ये वाला है, एंड किससे हो रहा है? 1260 एंड हो रहा है जीरो से, तो जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो कितना डिजिट हो जाएगा? 126, मतलब 1 2 3 डिजिट हो जाएगा। दैट मीन सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा हो जाएगा हमारा? 3। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको? सबको क्लियर? आई होप सिग्निफिकेंट फिगर में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई भी चीज का सिग्निफिकेंट फिगर एक बार क्विक हम लोग बता देते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर को, अगर कोई जीरो डिजिट से एंड हो रहा है, कोई संख्या जीरो से एंड हो रहा है तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ डिजिट को काउंट करेंगे। और अगर स्टार्टिंग में जीरो है तो जीरो को काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिजिट को, नॉन जीरो डिजिट्स को काउंट करेंगे। और अगर बीच में है जीरो तो हम लोग सारे जीरो को काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे तो 1 0 2 0 1 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा? 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब जीरो से एंड होगा तो जीरो को काउंट नहीं करना है, जीरो से स्टार्ट होगा तो जीरो को काउंट नहीं करना होगा, लेकिन कोई दो डिजिट के बीच में जीरो है तो जीरो को काउंट करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलता है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर है। सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं? हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑप्शन नंबर बी, सबको नोट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी। सेकेंड क्वेश्चन है द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड CH3COOH। CH3COOH बताइए। CH3COH किसको बोलते हैं? एसिटिक एसिड को बोलते हैं, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे हम लोगों को क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। इंपेरिकल फॉर्मूला को बोलते हैं EF, और ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम। सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम, सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम होता है। तो कौन सा एटम है इस मॉलिक्यूल्स में एसिटिक एसिड में? बताइए। CH3COOH में कार्बन कितना है बता दीजिए। कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है? कार्बन हमारा 1 और 1 2 है, हाइड्रोजन 3 और 1 4 है, और हाइड्रोजन जो हमारा 2 है। तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा बता दीजिए। 2 से अगर कट करेंगे 2 1 2, 2 2 4 एंड 2 1 2, 1:2:1। दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन एसिटिक एसिड। दैट मीन्स कार्बन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, CH2 एंड ऑक्सीजन कितना है? O। CH2O हो जाएगा आपका जाके इसका इंपेरिकल फॉर्मूला किसका? एसिटिक एसिड का। तो CH2O कहाँ है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी में हमारा
CH2O है आपका जाके एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो डी हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 कैपिटल M NaCl, हाउ मेनी ml ऑफ 4.5 M NaCl कैन यू मेक। तो ये वही वाला सवाल है आपका जाके मोलरिटी से सवाल है। तो मोलरिटी का सवाल हम क्या बताए थे, मोलरिटी जो होता है, मोलरिटी M जो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर बात करेंगे n मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो क्या होगा m इंटू वी। तो यहाँ पे हम लोग सवाल करते हैं आपका जाके दो, एक तो m1 दिया हुआ है, m1 कितना दिया हुआ आपका जाके 1.5 कैपिटल M, ठीक है, और v1 दिया हुआ आपका जाके 300 ml, 300 ml। m2 दिया हुआ है आपका जाके कितना 4.5 दिया हुआ है 4.5 M, और V2 यहाँ पे निकालने बोला है, V2 आपको निकालने बोला है। तो आपको बताए होंगे M1 V1 इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। क्या सवाल था, क्या क्वेश्चन था आपका जाके, कैसे हम लोग बनाते थे, देखिए M1 V1 इक्वल टू M2 V2, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल करना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल करना है दोनों सॉल्यूशन में। तो M1 V1 इक्वल टू M2 V2 हमको निकालना है। M1 दिया हुआ है 1.5, V1 दिया हुआ आपका जाके 300 ml, M2 दिया हुआ 4.5 और V2 हमको निकालना है। तो V2 क्या हो जाएगा, V2 1.5 इंटू 300 ml डिवाइडेड बाय 4.5। तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका जाके आंसर, आंसर कितना आ जाएगा देख लीजिए, डेसिमल से डेसिमल खत्म, 15 3 जा 45 300। तो आंसर जो होगा 100 ml आंसर हो जाएगा V2। तो वॉल्यूम क्या होगा 4.5 से आपका जाके 4.5 कैपिटल M अगर मोलरिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम होना चाहिए 100 ml। ऑब्वियस सा बात है कि वॉल्यूम घटेगा तभी मोलरिटी बढ़ेगा। देखिए पहले इनिशियल में 1.5 मोलरिटी था तो वॉल्यूम 300 ml था, अब मोलरिटी बढ़ा दिया गया है। तो मोलरिटी अगर बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम ऑब्वियस सा बात है घटेगा। तो वॉल्यूम हमेशा 300 ml से कितना घट जाएगा, वो हो जाएगा 100 ml। तो 100 ml इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका जाके 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th नंबर क्वेश्चन जो है आपका जाके क्या है देख लेते हैं, ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास जो है क्या है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक होगी, 1 ग्राम AU, 1 ग्राम Na, 1 ग्राम लिथियम और 1 ग्राम Cl2। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम कैसे निकालते हैं बताइए, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला मोल कॉन्सेप्ट याद कीजिए। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास गिवन मास अपॉन मोलर मास और नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये दो फॉर्मूला होता है हमारे पास, मास गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से हम लोगों को निकालना है नंबर ऑफ एटम n निकालना है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एटम मतलब परमाणुओं की संख्या निकालना है। तो आप एक बात बताइए n क्या हो जाएगा, n यहां से मास, मास बाय मोलर मास इंटू Na हो जाएगा अगर Na निकालेंगे। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। अब सबका एक एक करके n निकाल रहे हैं। देखो किसका निकालना, सबसे पहले Au का निकालेंगे। तो Au का मास दिया है 1 और मोलर मास Au का कितना होगा 197 मोलर मास, और Na का Na हो जाएगा। अगर हम लोग सोडियम का निकालेंगे 1 ग्राम सोडियम का, तो सोडियम का 1 मास दिया हुआ है, मोलर मास सोडियम में कितना होता है 23 और यहाँ Na का Na हो जाएगा। लिथियम का निकालो, लिथियम का 1 ग्राम लिथियम, तो लिथियम का मास 1 और लिथियम का मोलर मास कितना हो जाएगा आपका जाके 7 और इंटू Na। और सिमिलरली अगर हम लोग निकालेंगे किसका 1 ग्राम Cl2 का, तो Cl2 का मास 1 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास कितना होता है Cl2 का 70 और इंटू Na। अब बताओ बताओ सब में सबसे ज्यादा कौन सा होगा, देख लो जो सबसे ज्यादा से डिवाइड होगा वो सबसे कम होगा।
जो सबसे ज्यादा से डिवाइड होगा वो सबसे कम होगा वैल्यू, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो सबसे ज्यादा होगा वो वैल्यू सबसे कम आएगा, कम लेस आएगा। और सबसे कम से डिवाइड हो रहा है देखो 7 वाला, सब डिनोमिनेटर में जो जितना कम होगा, क्योंकि ऊपर में तो सेम है, एन ए यहाँ भी 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 है। अगर न्यूमेरेटर में सब सेम है तो डिनोमिनेटर में सबसे कम वाला नंबर सबसे ज्यादा वैल्यू देगा। इसका मतलब 7 वाला वैल्यू जो होगा सबसे ज्यादा होगा। 7 कौन सा निकाले हैं? थर्ड वाला का। दैट मीन्स 1 ग्राम लिथियम में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम होंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे बहुत सिंपल है, मोल कॉन्सेप्ट का सबसे बेसिक फंडा है मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एन ए। नेक्स्ट हमारा बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन में। तो 5th क्वेश्चन हमारा क्या है आपका जाके, 5th क्वेश्चन जो है हमारे पास, 5th क्वेश्चन जो है हमारे पास स्क्रीन के ऊपर सबको दिख रहा होगा। 5th क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्क्रीन के ऊपर देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन ऐसा है कि बी आर दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है और यहाँ पे 80 दिया हुआ है, सबको दिख रहा है। अब ये जो एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन है उसमें ऊपर वाला जो दिया होता है मास नंबर ए होता है और नीचे वाला जो होता है एटॉमिक नंबर जेड होता है। ठीक है, जेड होता है एटॉमिक नंबर नीचे वाला और ऊपर वाला मास होता है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन इसमें कितना होता है जो नीचे होता है, फॉर्मूला क्या होता है बताइए सब कोई? फॉर्मूला क्या होता है? जो जेड होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जेड इसमें कितना है? जेड 35 है, नीचे वाला होता है ए टू जेड, याद कीजिए ए टू जेड होता है, ऊपर में ए नीचे में जेड। ए को बोलते हैं मास नंबर, नीचे का वाला होता है जेड। जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर एटॉमिक नंबर। तो जेड जो होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा? 35। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू 35 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए जो होता है P प्लस एन का फॉर्मूला होता है, सबको पता है। ए दिया हुआ कितना? 80, P दिया हुआ 35, तो n निकाल लेते हैं, दोनों में माइनस कर देंगे। 80 में 35 गया तो कितना होगा? 45। 80 में से 35 माइनस कर दो, 5, यहाँ पे 7 में 4, 3 गया 4, 45। मतलब कि न्यूट्रॉन आपका जाके हो गया 45, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोल रहा है, तो न्यूट्रॉन आपका 45 हो गया और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हो गया आपका जाके 35। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो गया 35 और 35 और यहाँ 45। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आई होप सबको क्लियर होगा, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 35। प्रोटॉन जितने होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये न्यूट्रल एटम है। 35 और न्यूट्रॉन आपका जाके हो गया ए माइनस पी करेंगे तो न्यूट्रॉन आपका जाके यहाँ से 45 निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके है 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 0.1 केजी द्रव्यमान की एक गेंद की तरंगदैर्घ्य क्या होगी? What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड? बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ सबको पता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम भी होता है, किसी को पता है? इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। एच मतलब होता है प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है कितना? 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड होता है। और मास दिया हुआ है कितना? देखिए क्या दिया है? गतिमान 0.1 केजी द्रव्यमान, मतलब m जो होता है मास होता है, मास दिया है 0.1 और वेलोसिटी कितना दिया है? वेवलेंथ ऑफ आर इतना मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, तो v होता वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, डेसिमल हटा देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड, जूल क्या होता है? जूल जो होता है, जूल जो होता है केजी
मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड माइनस टू होता है, सेकेंड माइनस टू। तो यहाँ पे अगर जूल के जगह में हम लोग ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कट जाएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर होगा, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आंसर जो होगा इतना 6.62 इंटू 10⁻34 मीटर आंसर हो जाएगा। 6.6 इंटू 10⁻34 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर बोलता है द सीरीज ऑफ लाइंस इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपीयर्स इन द विजिबल रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। विजिबल रीजन में कौन सा राइज करता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का? सिर्फ और सिर्फ बामर रीजन राइज करता है, बामर, बामर बोल देते हैं, बोले थे क्या, लाइमन सीरीज। कौन कौन सा होता है? लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड और हम्फ्री। यहीं से क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। जो भी क्वेश्चन आपको कॉपी में मिलेगा सारा क्वेश्चन जैक बोर्ड का फाइनल क्वेश्चन एग्जाम में आएगा यहीं से। तो लाइमर, बामर, UVIIFF याद कीजिए, UVIIFF अल्ट्रावायलेट रेंज, विजिबल रेंज, इंफ्रारेड रेंज, इंफ्रारेड रेंज, फार इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड। उसमें विजिबल रेंज किसमें? बामर सीरीज में लाइज करता है, बामर सीरीज में, बामर सीरीज में विजिबल रेंज। दैट मींस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सारा स्क्रीन के ऊपर सारा सीरीज का स्पेक्ट्रम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसमें से विजिबल रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बामर सीरीज के लिए विजिबल रेंज में लाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके 7 नंबर जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी है, उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका जाके? ऑप्शन नंबर सी, बामर श्रेणी, बामर सीरीज, बामर सीरीज हो जाएगा इसका आंसर। तो बामर सीरीज ऑप्शन नंबर सी सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या कक्षक के त्रिविमीय आकार को परिभाषित करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3 डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल? शेप ऑफ ऑर्बिटल याद कीजिए, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या बताता है? क्वांटम नंबर याद कीजिए, क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल क्वांटम नंबर l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m और स्पिन क्वांटम नंबर s। कैसे ट्रिक्स याद रखते हैं? n, l, m, s। नहीं लूंगी मैं समोसा, नहीं लूंगी मैं समोसा, याद रखिएगा सबको। n से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है, l से एजीमुथल क्वांटम नंबर, m से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और s से स्पिन क्वांटम नंबर। n क्या बताता है? n बताता है आपका जाके साइज, साइज ऑफ ऑर्बिटल। लिख लीजिए सबको, सबका यहां बता देते हैं, यहीं से सारा आंसर मिलने वाला है। एक क्वेश्चन के साथ साथ हम सारे क्वेश्चन को बता दे रहे हैं। साइज को बताता है और यही आपका जाके सेल को बताता है, या फिर ये आपका जाके एनर्जी लेवल को बताता है। 3 चीज याद रखिएगा। क्या क्या 3 चीज याद रखिएगा? एक तो साइज ऑफ ऑर्बिटल बताता है, एक तो सेल को रिप्रेजेंट करता है, या फिर एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम, इसमें तो हमारा कौन सा हो जाएगा? आकार को बता रहा है, आकार मतलब साइज। तो एंड ये शेप बोल रहा है, शेप, तो शेप को बताता है जो है एल, शेप। शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन सा बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल, 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 मतलब इसका आंसर जो होगा बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। और लगे हाथ और भी बता दे रहे हैं, जो एल बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो सबसेल को भी रिप्रेजेंट करता है, सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। एम क्या बताता है? लगे हाथ ये भी बता दे रहे हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। और एस क्या बताता है? स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज के लिए +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ एंड वाइस वर्सा, आप उल्टा भी ले सकते हैं, ठीक है। जिस अगर एक के लिए क्लॉकवाइज के लिए +½ ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए -½ हो जाएगा। तो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताता है आपका जाके? स्पिन क्वांटम नंबर s, साइज ऑफ ऑर्बिटल m, शेप ऑफ ऑर्बिटल
L ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, M और आपका जाके लास्ट S जो होता है स्पिन बताता था। इसमें क्या होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल, कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। याद रहेगा सबको, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या क्या होती है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इक्वल टू 3 दिया हुआ है, इससे आप कैसे मुख्य आपका जाके ऑर्बिटल निकाल लेंगे। अगर n गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, बताओ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल का फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। बताइए s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक, और इलेक्ट्रॉन होते हैं दो इलेक्ट्रॉन होते हैं s में। p में कितने होते हैं, 3 होते हैं डब्बा, और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। मतलब कि जितना इलेक्ट्रॉन है उतने और उसके आधे ऑर्बिटल होते हैं। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ऑर्बिटल। 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन है तो उसके आधे ऑर्बिटल होंगे, मतलब 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास कितना है, n का मान 3 दिया हुआ है, n का मान 9 नंबर में n का मान 3, तो n का मान 3 से हम लोग का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना निकल जाएगा, 2n स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन की अगर बात करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 18 इलेक्ट्रॉन का आधा कितना होगा, 9, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हमेशा आधा होता है ऑर्बिटल, तो 18 इलेक्ट्रॉन का आधा हो जाएगा कितना, 9, दैट इज 9 ऑर्बिटल हो जाएगा हमारे पास। डी इज द राइट आंसर, तो 9 नंबर का हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जाके 10 नंबर है आपका जाके 10 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ CH4। तो CH4 के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स कौन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं, बोलिए, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स किसको बोलते हैं, जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो CH4 में कितना इलेक्ट्रॉन है, कार्बन का होता है 6C14, इसका मतलब 6 इसका एटॉमिक नंबर है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही प्रोटॉन होता है और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो 6 इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। और हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 होता है तो 4 में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन टोटल है आपका जाके CH4 में। तो 10 इलेक्ट्रॉन किसमें है आपका जाके देख लीजिए, सोडियम में 11 होता है, ऑर्गन में 18 होता है, नियोन में 10 होता है, नियोन में। तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आपका जाके 11 नंबर का क्वेश्चन है, FON और Cl में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी सबसे अधिक है। आउट ऑफ FON एंड Cl विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताइए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसको बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होता है कि कोई अगर एटम है यहाँ पे और इस पे हमको बाहर से इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है, तो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, ये इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऐड एन इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए जितना एनर्जी की चेंजेस होती है, एंथैल्पी की जितनी चेंजेस होती है एटम में, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बताइए इसमें सबसे ज्यादा किसमें होता है आपका जाके, अब देखिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, आपको क्या बताए थे, ग्रुप 17 का सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रुप 17 में जो होता है उसकी आपका जाके ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करना सबसे आसान है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना सबसे आसान है। तो ग्रुप 17 यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। अब फ्लोरीन में देखो, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p5, और क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। यहाँ पे 3p में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 2p में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं। अब बताइए 2p और 3p में इलेक्ट्रॉन को सबसे आसान किसमें ऐड करना है, आसान देख लो, ये है n = 1 n = 2, n = 1 n = 2 और यहाँ पे n = 3। तो यहाँ पे 3p में ऐड कर रहे हैं, 3p का साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा वहां पे,
कम होगा, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान होगा एज कंपेयर टू 2p में, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा होगा, ऐड करना डिफिकल्ट होगा। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में कंपैरिजन किया जाए तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन को ऐड करना आसान है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव वैल्यू किसका होगा? क्लोरीन का होगा। डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका जाके 11 का। 12 नंबर में निम्नलिखित में से किस स्पीसीज का आकार सबसे बड़ा और सबसे छोटा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज? सबसे बड़ा साइज बताइए। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके कितना? 12 नंबर। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम दिया हुआ है, और मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम +2 दिया हुआ है, और एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम +3 दिया है। इसका होता है 12 एटॉमिक नंबर और इसका होता है 13 एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसमें 12 और 13 होता है। देखो ग्रुप होता है, थर्ड ग्रुप में होता है, थर्ड पीरियड में होता है, ग्रुप नहीं थर्ड पीरियड में होता है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। देखो टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? साइज घटता है। लेफ्ट मतलब कि साइज एल्युमिनियम का छोटा होगा, मैग्नीशियम का सबसे बड़ा होगा। तो मैग्नीशियम का साइज सबसे बड़ा होगा, सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। और अगर एल्युमिनियम की बात करेंगे, एल्युमिनियम +3, तो एल्युमिनियम +3 में क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। एल्युमिनियम +3 में कितने इलेक्ट्रॉन है? पावर इस पर चार्ज है 3 चार्ज है। और मैग्नीशियम +2, साइज की अगर दोनों में बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्लियर हो गया कि एल्युमिनियम का साइज जो होगा आपका जाके सबसे छोटा होगा आपका जाके मैग्नीशियम के कंपैरिजन में, क्योंकि लेफ्ट राइट साइज घटता है, डिक्रीज होता है साइज। तो साइज डिक्रीज होगा तो ये बड़ा होगा, ये कम छोटा होगा। और अगर आउट ऑफ चारों में देखा जाए तो साइज जो होगा आपका जाके सबसे बड़ा इसका हो जाएगा और सबसे छोटा एल्युमिनियम का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और एल्युमिनियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का साइज जो होता है वो 1/z के बराबर होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो z जिसका बड़ा होता है उसका साइज छोटा होता है। तो z एल्युमिनियम का 13 है, तो एल्युमिनियम +3 सबसे छोटा हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का बी हो जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक तत्वों का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कौन सा हो जाएगा? 13, क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? देखते हैं। द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक के लिए क्या होता है? डी ब्लॉक के लिए क्या होता है? डी ब्लॉक के लिए होता है NS1 से 2 और N-1D 1 से 14। ये होता है डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखना पड़ेगा। तो N-1D 1 से 10 और NS 1 से 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 नंबर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 13 नंबर का राइट आंसर। 14 नंबर BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण। BeCl2 द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है बताइए? BeCl2 का देख लीजिए, Be और यहाँ पे है Cl और यहाँ पे Cl, इसका स्ट्रक्चर ये होता है। द्विध्रुव आघूर्ण में क्या बोलते हैं कि अगर सारा बॉन्ड इक्वल है और एक भी लोन पेयर नहीं है तो उसका क्या होता है? μ = 0 होता है। याद रखना, μ = 0। और ये μ = 0 के लिए क्या केस होता है? नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है ये। ठीक है, तो BeCl2 का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BeCl दो बॉन्ड है, BeCl और BeCl दोनों बॉन्ड इक्वल है और एक भी लोन पेयर इसमें नहीं है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है O2 का आबंध कोटि। O2 का आबंध कोटि कैसे निकालेंगे बताइए? O2 का आबंध कोटि, आबंध कोटि मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी याद कीजिए। O2 का आबंध कोटि 15 नंबर क्वेश्चन। तो O2 का आबंध कोटि कैसे निकालते हैं? इसके लिए मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोग याद करते हैं। क्या होता है? σ1s, σ*1s, σ2s, σ*2s। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz। ये लिखते हैं आपका जाके
फिर पाई स्टार 2px, फिर पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz। ये फॉर्मूला होता है आपका जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का एमओटी में, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो आबंध कोटि O2 का निकालना है, तो अगर ये 14 इलेक्ट्रॉन तक का है केस एक, और 16 इलेक्ट्रॉन तक का केस में, ये 14 इलेक्ट्रॉन तक का केस में है, और 16 इलेक्ट्रॉन तक का केस में क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं 16 इलेक्ट्रॉन तक का केस में, बस इसको हम लोग पहले लिख देते हैं। ये वाला चीज हमको सबसे पहले लिख जाता है, उसको हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, बोर्ड को ऊपर कर रहे हैं और हम लोग थोड़ा सा लिख रहे हैं 14 इलेक्ट्रॉन तक का, अप टू मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन के बाद, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन मतलब O2 में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 दूनी 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 16 इलेक्ट्रॉन का केस में हम लोग ये लिखते हैं सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, उसके बाद पाई 2px, पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py और सिग्मा स्टार 2pz, ये होता है फॉर्मूला। अब इलेक्ट्रॉन को भरते जाते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 2 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, एक ये डीजेनरेट ऑर्बिटल होता है तो एक एक करके भरते हैं, यहाँ पे एक एक करके भरते हैं क्योंकि डीजेनरेट ऑर्बिटल होती है। यहाँ एक एक करके भरेंगे, फिर दोबारा पेयरिंग कर लेंगे। तो टोटल बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर हाफ NB माइनस NA, स्टार वाला को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग और बिना स्टार वाला को बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में NB कितना होता है, बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितना है, और Na होता है इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितना इलेक्ट्रॉन है, मतलब बिना स्टार में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बिना स्टार में 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो जाएगा। तो हाफ इंटू 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग मतलब स्टार में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 5 और 1 6, 10 माइनस 6, तो हाफ इंटू 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 4/2 दैट मीन्स 2 हो जाएगा राइट आंसर। तो कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 10 का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 कितना हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है, आंसर है आपका जाके द बॉन्ड ऑफ O2 कितना आया, 2 आया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 15 नंबर का हो जाएगा बी, राइट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 जल के अणुओं का आकार। तो जल के अणुओं का आकार कैसा होता है बताइए, जल के अणुओं का आकार होता है कैसा, वाटर का होता है ऐसे, वाटर के अणुओं का आकार होता है ऐसे, तो इसको बोलते हैं एंगुलर शेप, एंगुलर शेप बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वी शेप, और इसी का नाम आपका जाके है बेंट शेप, बेंट शेप, बेंट, तो यही होगा बेंट शेप हो जाएगा, या फिर आपका जाके मुड़ी हुई इसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का, 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 CH4 में कार्बन का संकरण है, CH4 देखिए मेथेन, मीथेन, मीथेन क्या है, 17 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर CH4, CH4 बताइए कौन सा हो जाएगा 17 नंबर में कितने होता है, संकरण कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकाल लेते हैं। सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। 4 सिग्मा होता है तो क्या होता है, sp3 होता है, 3 सिग्मा होता है तो sp2 होता है, 2 सिग्मा होता है तो sp होता है, तो संकरण sp3 है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर 17 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी तत्वों की एंथैल्पी उनकी संदर्भ अवस्था में होती है। द एंथैल्पीज ऑफ ऑल एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री और प्रेशर 1 atm, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड स्टेट।
तो स्टैंडर्ड स्टेट में सभी का जीरो होता है, ये थर्मोडायनामिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, इसको याद रखना है। स्टैंडर्ड स्टेट में सभी का एंथैल्पी कितना होता है आपका जाके जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जाके 19 नंबर क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन है फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। तो आइसोथर्मल कंडीशन में के लिए कौन सा कंडीशन सही है ये बताइए। आइसोथर्मल किसको बोलते हैं? जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है इसका मतलब T1 भी अगर मान लेते हैं 10 है तो T2 भी अगर 10 है, कांस्टेंट हो गया, तो चेंज कितना होगा? डेल्टा टी 10 माइनस 10 इक्वल टू जीरो। दैट मीन चेंज इन टेम्परेचर हमेशा क्या होगा? जीरो होगा। तो यहां पे याद रखिएगा फॉर द प्रोसेस अकर अंडर आइसोथर्मल डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 नंबर का। 19 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके है 20। तो 20 नंबर क्या है? फॉर द रिएक्शन 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। फॉर द रिएक्शन 2Cl Cl2, मतलब एक रिएक्शन दिया हुआ यहाँ पे 2Cl से आपका जाके Cl2 बना रहा है, ठीक है। मतलब कि Cl प्लस Cl, दो Cl बन के क्या बन रहा है? एक Cl2 बन रहा है। इसके लिए साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S बताइए। इसमें दो चीज मिलके एक हो रहा है, इसका मतलब उसका एंट्रोपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एंट्रोपी क्या हो रहा है? एंट्रोपी डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होगा तो डेल्टा एस क्या होगा? लेस देन जीरो, लेस देन जीरो होगा। तो डेल्टा एस का साइन क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एस का साइन नेगेटिव, क्योंकि दो चीज मिलके एक हो रहा है, रेंडमनेस घट रहा है। रेंडमनेस घटेगा तो आपका जाके एंट्रोपी हमेशा घटेगा। देखो दो Cl मिलके एक Cl2 बन रहा है, दो से एक बन रहा है, मतलब रेंडमनेस घट रहा है, एंट्रोपी घटेगा, डेल्टा एस नेगेटिव होगा। अब डेल्टा एच देखो, जब भी Cl और Cl दो जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होता है? बॉन्ड जब तोड़ते हैं बॉन्ड तो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, लेकिन बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। एनर्जी रिलीज होता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होता है। इसका मतलब डेल्टा एच क्या होता है? उसमें नेगेटिव होता है। तो कंडीशंस क्या होगा? Cl और Cl बन के दो Cl2 अगर बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। एनर्जी रिलीज हमेशा नेगेटिव होता है, तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस नेगेटिव दोनों होगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। डेल्टा एस भी नेगेटिव, डेल्टा एच भी नेगेटिव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? द क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। स्पॉन्टेनिटी का क्या आपका जाके रिलेशन होता था? स्पॉन्टेनिटी कैसे हम लोग चेक करते थे? स्पॉन्टेनिटी हम लोग डेल्टा एस से भी चेक कर सकते हैं और डेल्टा जी से भी देख सकते हैं। तो डेल्टा जी स्पॉन्टेनिटी का क्या कंडीशन था? स्पॉन्टेनिटी अगर डेल्टा जी के केस की बात करेंगे तो डेल्टा जी ऑलवेज लेस देन जीरो होता था स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता था। तो डेल्टा जी लेस देन जीरो किसमें है? आपका जाके ऑप्शन नंबर सी होता है, लेस देन जीरो। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्पॉन्टेनिटी। डेल्टा एच अगर लेस देन जीरो रहता तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस डेल्टा एच के लिए था। डेल्टा एस का केस में हम लोग स्पॉन्टेनिटी कैसे चेक करते हैं? डेल्टा एस का केस में अगर डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होता था तो स्पॉन्टेनिटी होता था, लेकिन यहाँ डेल्टा एस लेस देन जीरो दिया हुआ। और डेल्टा जी का केस में क्या होता था? डेल्टा जी लेस देन जीरो स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता था आपका जाके? डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा जी वाला केस की अगर बात करेंगे तो सी इज द राइट आंसर। 21 नंबर का हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपको जाके 22 नंबर दिया हुआ है। 22 नंबर में क्या दिया हुआ है? H इक्वल टू यू प्लस पीवी। तो H क्या है? H इक्वल टू यू प्लस पीवी। H इक्वल टू क्या दिया हुआ? U प्लस पीवी। इसमें पूछ रहा है कि U रिप्रेजेंट्स, U क्या बताता है? तो U क्या बताता है? U हमेशा इंटरनल एनर्जी बताता है। तो इंटरनल एनर्जी कहां पे है? D नंबर में है इंटरनल एनर्जी। तो D इज द राइट आंसर। 22 का क्या हो जाएगा? D इज द राइट आंसर। D इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। 23 क्या है? एक रिएक्शन दिया हुआ है। रिएक्शन दिया हुआ है द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc फॉर द अबव रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं बताइए? हम बताए थे आपको क्या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट?
केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको याद होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या बताया था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे कोई रिएक्शन दिया हुआ है, सॉरी इसको चेंज कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका जाके जैसे दिया हुआ है CaCO3, Ca क्या दिया हुआ है, CaCO3, यहाँ पे क्या दिया हुआ, सॉलिड दिया हुआ है, और CaO ये भी सॉलिड दिया है, प्लस CO2 यहाँ पे गैस दिया हुआ है। इसके लिए अगर Kc लिखना है तो Kc कैसे लिखते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं और CO2 लिखते हैं, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, CaO और CO2 है प्रोडक्ट में, तो दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और इसका जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 और 1 है ये हम लोग पावर में लिखते हैं, तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो बात बराबर, और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट CaCO3, तो CaCO3 का कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग रेशियो में लिख देते हैं, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, स्टोइकियोमेट्री हर एक का पावर पे चल जाता है। उसके बाद ये तो लिखने का तरीका है, केसी लिखने का तरीका है। नेक्स्ट आपका जाके इसमें हम लोग देखना पड़ता है क्या, सॉलिड के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होता है, यूनिट होता है, हम लोग ये देख चुके हैं चैप्टर में। तो यूनिट कॉन्सेंट्रेशन किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए। बाकी गैस, ये पे यहाँ पे ये गैस है, CO2 कौन सा है, यहाँ पे गैस दिया हुआ है, तो जहां जहां सॉलिड है उसको 1 मान लेंगे, तो Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, CaO आपका जाके क्या है, सॉलिड है, तो इसको 1 मान लेंगे, CO2 को एज इट इज रख देंगे, यहाँ पे CaCO3 क्या है, सॉलिड है, तो इसको भी 1 मान लेंगे, तो Kc जो होगा क्या, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, इसको एक्टिव मास भी बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास, पहले एक्टिव मास बोलते थे, अभी कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा, अगर हम लोग दोनों सॉलिड का अगर यूनिट एक्टिव मास अगर मान लिए तो CO2 कौन सा ऑप्शन है आपका जाके, नेक्स्ट डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, किसमें आपका जाके, किसका, डी इज द राइट आंसर 23 का, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर 23 का डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए सबको। जो नेक्स्ट आपका जाके 23 के बाद आपका 24 हम लोग देखते हैं, ठीक है, 24 देखते हैं आपका जाके, 24 देखते हैं, क्या है आपका जाके, 24 जो है आपका जाके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 24 में बोल रहा है H2O का संयुग्मी अम्ल होगा द कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, तो H2O का कंजुगेट एसिड क्या होगा देख लेते हैं। कंजुगेट एसिड क्या होता है बताइए, एसिड का हमेशा क्या होता है, कंजुगेट बेस होता है, और बेस का क्या होता है, हमेशा कंजुगेट एसिड होता है। एसिड H+ डोनेट करने के बाद जो भी बनता है उसको कंजुगेट बेस बोलते हैं, और बेस H+ लेने के बाद एसिड से H+ निकाल दीजिए, माइनस कर दीजिए, और बेस में H+ दे दीजिए, बेस में H+ देने के बाद कंजुगेट एसिड बनता है, और एसिड में H+ निकलने के बाद कंजुगेट बेस बनता है। ऐसा आपका एसिड कंजुगेट बेस पेयर में हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग देखते हैं एसिड का काम ही होता है H+ डोनेट करना, और बेस का काम ही होता है H+ एक्सेप्ट करना। तो H2O कंजुगेट एसिड ऑफ H2O, इसका मतलब है कंजुगेट एसिड ऑफ H2O। अगर हम लोग कंजुगेट एसिड निकालना है H2O को, तो H2O किस तरह का के लिए किस तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे एसिड अगर बना रहा है कंजुगेट एसिड, तो कंजुगेट एसिड अगर बना रहा है तो वो बेस की तरह काम कर रहा है। इसका मतलब वाटर में अगर H+ दे देंगे तो बनाएगा क्या, H3O+। जब भी किसी भी चीज को H+ देते हैं, अगर कोई H+ एक्सेप्ट करता है तो वो बेस काम बनता है, और बेस H+ लेने के बाद जो बनता है उसको बोलते हैं कंजुगेट बेस। इसका मतलब वाटर का कंजुगेट बेस क्या हो जाएगा, H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव। तो H3O पॉजिटिव, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी हो जाएगा आपका जाके राइट आंसर किसका, 24 का आपका जाके सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 24 का सी इज द राइट आंसर। 24 में क्या बोल रहा है, 24 तो देख लिया हम लोग, सी। 25 बोला एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट पीएच ऑफ द 0.0001 मोलर HCl, मतलब कि पीएच निकालना है। पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है,
पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, पीएच इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। अब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ, क्या दिया है, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोलर HCl। HCl टूटेगा क्या बनेगा, H प्लस और Cl माइनस बनेगा, मतलब HCl का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही H प्लस का होगा, वही Cl का होगा, क्योंकि रेशियो कितना हुआ है, 1 और 1 का रेशियो है, ठीक है। Cl भी 1 है, H प्लस भी 1 है और HCl भी 1 है। इसका मतलब है कि जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा वही जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वही H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। दैट मीन्स H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा आपका जाके 0.001, दैट मीन्स 10 टू द पावर माइनस 4 हम लोग लिख सकते हैं मोलर, ठीक है। तो अगर 10 टू द पावर माइनस 4 मोलर हम लोग लिख देंगे तो माइनस H प्लस में हम लोग इसको पुट करते हैं H प्लस में, तो माइनस लॉग ऑफ 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और आपका जाके log 10 का वैल्यू 1 होता है। log x टू द पावर n क्या होता है, n log x होता है, मतलब कोई भी चीज का पावर अगर लॉग में रहता है तो पावर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले ला देते हैं, तो माइनस 4 को पहले आएगा तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा और log 10 हो जाएगा 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। तो 4 कहां पे है, डी, तो 25 का कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिए, डी इज द राइट आंसर, 25 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो 25 के बाद आता है 26। 26 में क्या दिया हुआ है, बोल रहा है 26 में दिया हुआ आपका जाके H2CO गैस और एक रिवर्सिबल प्रोसेस दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ आपके पास, एक रिएक्शन दिया हुआ है, और इस रिएक्शन से आपको क्या बनाना है, आपका जाके बताना है, क्या बताना है कि डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2 ऑन द इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम ऑफ द रिएक्शन पर H2 का एडिशन अगर करेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं हम लोग एक चीज, इक्विलिब्रियम में हम लोग चैप्टर में पढ़े हैं ली चैटेलियर लॉ। ली चैटेलियर लॉ क्या बोलते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट है और एक अगर प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर मूव होगा, और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन रिएक्टेंट की ओर मूव करेगा। रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, कब, जब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, और जब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन क्या किसे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे यही इसी को बोलते हैं ली चैटेलियर लॉ। ली चैटेलियर लॉ क्या बोलता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब प्रोडक्ट की ओर, और अगर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मतलब रिएक्टेंट की ओर। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ H2 हो रहा है, तो अगर H2 बढ़ाएंगे तो H2 क्या है, रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर भागेगा, दैट मींस क्या होगा, प्रोडक्ट की ओर भागेगा, तो रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, ये गलत हो गया। नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम, ये भी गलत हो गया। द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। दैट मींस कौन सा हो जाएगा इसका, अगर H2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर भागेगा, इसका मतलब C इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन प्रोडक्ट की ओर जाएगा, इसको ली चैटेलियर लॉ बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा जाके क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके कौन सा है बताइए, हो गया आपका जाके 26 नंबर हो गया, 27 में क्या है, H2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है, इसका मतलब है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4। तो ये बेसिक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से बताए हैं। H2SO4 हमारे पास है, इसमें सल्फर का मानना है, तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 इंटू प्लस 1 प्लस जिसका निकालना होता है उसको x मान लेते हैं, प्लस 4 सल्फर का ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो 4 इंटू -2, और ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सबका सम कितना होता है 0 होता है, और जहां अगर यहां से निकालोगे x तो x कितना होगा -8 और प्लस 2 -6, इधर जाएगा +6 हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, दैट मींस 27 का हो जाएगा, D इज द राइट आंसर, D इज द
राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, डी। तो 27। नेक्स्ट आपका जाके है 28, 28 बोल रहा है फॉलोइंग स्पीसीज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी, डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। 28 में क्या बोल रहा है, 28 में इनमें से कौन सा स्पीसीज असमानुपातन प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन टेंडेंसी। इसका मतलब है कि डिस्प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं ए से बी में बदल रहा है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली और रिडक्शन भी हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज होता है, और रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं किसका डिस्प्रोपोर्शन भी हो सकता है, नहीं पॉसिबल है, नॉट सो। तो Cl O4 में हम लोग देखेंगे क्या, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, x मान लेते हैं +4 × -2 इक्वल टू -1। अगर x निकालेंगे तो -+7 आ जाएगा, मतलब क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7। याद रखिएगा हेलोजन जो होता है क्लोरीन का आउटर मोस्ट शेल, अगर हम लोग ग्रुप 17 की बात करेंगे तो ग्रुप 17 का जो होता है कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 7 होता है। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन ही ये लूज कर सकता है, और मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये जो होता है हेलोजन +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके मैक्सिमम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हेलोजन, उससे ज्यादा नहीं शो कर सकता है। इसका मतलब है कि +7 से कभी भी हेलोजन +8 नहीं होगा, और +7 से +8 नहीं होगा मतलब ऑक्सीडेशन कभी भी नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा मतलब ये रिडक्शन पॉसिबल है, रिडक्शन पॉसिबल है। +7 से +6 हो सकता है, लेकिन +7 से +8 कभी भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन पॉसिबल, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है ClO4- में। तो ClO4- नहीं, यहाँ पे नहीं, ये नहीं, ClO- नहीं, ClO4- यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पे ClO4- में आपका जाके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, ये ClO- है। यहाँ पे कितना है आपका जाके, यहाँ पे देख लेते हैं x -2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा -1 हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे +1 आएगा, यहाँ पे +1 शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, x -4 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +3 शो करेगा यहाँ पे x -6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +5 शो करेगा, और यहाँ पे x -8 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू +7 शो करेगा। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स डी में शो कर रहा है, इसका मतलब +7 से कभी भी +8 नहीं जाएगा, +6 पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। यही आपका जाके असमानुपातन नहीं शो करेगा, क्योंकि केवल ऑक्सीडेशन, केवल रिडक्शन पॉसिबल है, ऑक्सीडेशन नहीं पॉसिबल है। तो डी इज द राइट आंसर 28 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 है। 29 में क्या बोल रहा है, 29 में क्या बोल रहा है, एक मॉलिक्यूल्स है C के साथ 3 CH3 है, 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3 और एक Cl है, Cl। इसका IUPAC नेम बोल रहा है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कौन वाला होगा, ये वाला हो जाएगा। काउंटिंग करेंगे 1 2 3, अगर काउंटिंग करेंगे तो बताइए क्या होगा, काउंटिंग अगर करेंगे 1 2 3 कार्बन का चेन बन रहा है, तो नंबरिंग करेंगे 2 पर क्या है, क्लोरो है, तो 2 क्लोरो हो जाएगा, फिर 2 मिथाइल हो जाएगा। बोलिएगा मिथाइल पहले क्यों नहीं लिखे सर, क्योंकि M पहले नहीं आता, C पहले आता, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, और 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो कौन सा है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो 28 का क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है 28 नहीं 29 का बी इज द राइट आंसर। 29 का क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 29 का बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है 29 के बाद नेक्स्ट 30 आ जाएगा। 30 में क्या बोल रहा है, 30 में जो बोल रहा है, 30 में बोल रहा है आपका जाके बेंजीन में सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की कुल संख्या बताइए। तो बेंजीन क्या है, बेंजीन में बोल रहा है सिग्मा तथा पाई बॉन्ड की कुल संख्या, द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन। तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है,
कुछ समथिंग लाइक ये होता है, ये होता है H6 को बोलते हैं बेंजीन। बताइए, ये हो गया बेंजीन। अब बेंजीन में जितना कितना ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, सिग्मल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। ये सिग्मा है, यहाँ एक पाई होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ये पूरा सिग्मा, एक सिग्मा और एक पाई, यहाँ पे सिग्मा है, एक सिग्मा और एक पाई, तो पाई बॉन्ड कितना हो गया, पाई बॉन्ड तो हमारा हो गया 1 2 और 1 3, और सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 और 6 7 8 9 10 11 12, ये सारा एक सिग्मा बॉन्ड है, मतलब 6 और 6 12, सिग्मा बॉन्ड 12 हो गया एंड पाई बॉन्ड 3 हो गया, 12 एंड 3, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी इज द राइट आंसर। 31 में क्या बोल रहा है, CH2O में कार्बन का संकरण बोल रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH2O, तो यहाँ पे CH2O है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, तो इसको इस तरह तोड़ के लिख देते हैं, CH2O CH2 और डबल बॉन्ड के बाद O में कार्बन का संकरण, तो संकरण कैसे निकालते हैं, संकरण सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर तो कार्बन पे आने हैं, नहीं एक सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना है 3 हो जाएगा, प्लस लॉन पेयर 0 है कार्बन में, तो टोटल हो गया 3, अगर 3 होता है तो क्या होता है sp2, तो कार्बन का संकरण क्या हो जाएगा sp2, बी इज द राइट आंसर, तो कितना हो जाएगा 31 का बी इज द राइट आंसर। 32 नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन नाभिक रागी के रूप में कार्य नहीं करेगा, Which of the following will not act as a nucleophile? Which of the following will not act as a nucleophile? न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस से, Which of the following will not act as a nucleophile? तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन नहीं काम करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, जो न्यूक्लियस से प्रेम करेगा, न्यूक्लियस में क्या होता है पॉजिटिव से जो प्यार करेगा उसको न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, पॉजिटिव, न्यूक्लियस से जो प्यार करेगा, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, देखो ये हुआ न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव से प्यार करेगा उसको न्यूक्लियोफाइल होता है। पॉजिटिव से कौन प्यार करेगा, जिसके पास नेगेटिव होगा, नेगेटिव जिसके पास होगा, जिसके पास लॉन पेयर होगा, देखो NH3 के लॉन पेयर है, H2O भी लॉन पेयर है, देखो ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है 2, तो लॉन पेयर जहां भी होगा और नेगेटिव चार्ज जहां भी होगा वो आपका जाके सब कोई पॉजिटिव से प्यार करेगा, ठीक है। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है जैसे Cl+, ये बी नंबर में क्या है, बी नंबर में आपका जाके है, बी नंबर में है Cl+ है, तो पॉजिटिव से ये प्यार कभी नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा, तो ये Cl+ कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। Which of the following will not act as a nucleophile? तो ऑप्शन नंबर बी Cl+ कभी भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से प्यार नहीं करेगा, Cl+, बाकी सारा चीज करेगा क्योंकि यहाँ पे Cl- है तो न्यूक्लियस से प्यार करेगा क्योंकि अट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ लॉन पेयर है NH3 में और H2O में लॉन पेयर है, ठीक है। तो आई होप 32 का सबको क्लियर हो जाएगा, बी नंबर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, Cl+ राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। 33 बोल रहा है CH3 CH2, यहाँ पे देखो 33 देख लीजिए सब कोई, सब CH3 CH2O और यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे एक दिया हुआ है CH3O CH3 CH2 CH3, यहाँ पे देख लेते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन के अगर लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो एक CH3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन के लेफ्ट हैंड साइड में 2 CH3 है और राइट हैंड साइड भी 2 CH3 है और ऑक्सीजन के यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 1 CH3 है, यहाँ पे 3 CH3 है, इसका मतलब है कि यहाँ पे इसको बोलते हैं, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप के राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ ग्रुप अगर अलग अलग है, अलग अलग चेन है कार्बन का, तो उसको वो मध्यावयवता शो करता है जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म शो करेगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये बहुत अच्छे से समझाए हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 33 का कौन सा हो जाएगा, मेटामेरिज्म, दोनों कार्बन चेन अलग अलग है, इधर 2 कार्बन का इधर 2 कार्बन का, लेकिन यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप के राइट हैंड साइड में 3 कार्बन का है, इधर 2 कार्बन का, इस तरह के आपका जाके यौगिक जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, देख लो मोलिकुलर फॉर्मूला कितना है, C4 1 2 3 4,
हाइड्रोजन कितना है, 3 3 6 7 8 9 10 H10 और O। यहां भी देखो C4 है और हाइड्रोजन 3 3 6 7 8 9 10 H10 और O, C4H10O। यहां भी C4H10O, यहां भी C4H10O। ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कार्बन चेन फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में अलग अलग है, इसीलिए इसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जाके 34, 33 का डी हो जाएगा, नोट कर लीजिए। 34 क्या बोल रहा है, 34 में आपका जाके बोल रहा है, 34 में जो बोल रहा है, 34 में बोल रहा है द सब्स्टिट्यूएंट्स दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिलेटिव टू हाइड्रोजन। तो कैन नॉट बी क्लासिफाइड, वे प्रतिस्थापी जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो यहां पे देखो 3 ग्रुप है आपका जाके NO2, R, X और CN। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर कोई R फंक्शनल ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप, R मतलब एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हमेशा जो होता है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। तो हम किसको वर्गीकृत नहीं कर सकते हैं, आपका जाके इसमें याद रखिएगा, R को कभी भी हाइड्रोजन के सापेक्ष में आपका जाके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि R हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्लास में बताए हैं एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो R को कभी भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के रूप में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। 34 का हो जाएगा बी नंबर राइट आंसर। ठीक है, 34 के बाद 35 बोल रहा है, 35 क्या होगा, 35 देख लेते हैं। 35 में क्या बोल रहा है, 35 देखिए क्या होगा। नेक्स्ट 35 बोल रहा है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। बढ़िया से लिख देते हैं इसको, CH3 है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे HBr और यहाँ पे एरो देखे A बोल रहा है। तो मार्कोनिकॉफ रूल किसी को याद है, मार्कोनिकॉफ रूल में क्या होता है कि डबल हाइड्रोजन का HBr अगर कोई प्रोटिक सॉल्वेंट है, जैसे HP, HBr, HCl, HBr क्या होता है H प्लस डोनेट करेगा ये, तो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे H का एडिशन होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और Br का एडिशन वहां पे होगा जहां H कम है। इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल बोलते हैं इसको। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या बोलता है कि डबल बॉन्ड के एल्कीन के असिमेट्रिकल एल्कीन में एल्कीन के डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और जहां पे कम है वहां पे Br का एडिशन होगा। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में इस कार्बन में 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन है, तो H कहां पे होगा एडिशन, यहाँ पे होगा। इसका मतलब है कि इसका जो प्रोडक्ट होगा क्या बनेगा, प्रोडक्ट यहाँ पे डबल बॉन्ड तोड़ना है CH, एक डबल बॉन्ड तोड़ देंगे CH2 से, CH और CH के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे और यहाँ पे Br का एडिशन कर देंगे। तो मतलब एक तरह का ये प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास, प्रोडक्ट हमारे पास ये बन गया CH3 CHBr और यहाँ पे CH3। हमारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह बना है, देख लीजिए CH3 CH, यहाँ Br हो जाएगा और यहाँ पे CH3। इसका नाम क्या हो गया बताइए, 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो क्या बन जाएगा आपका जाके रिक्वायर्ड आंसर 2 ब्रोमोप्रोपेन। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 35 का। 35 का क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। 35 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जाके 36 36 में क्या होगा, मर्क्यूरिक सल्फेट 333 केल्विन पर मर्क्यूरिक सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथाइन में जल के संयोजन से प्राप्त होता है। The addition of water to ethane in presence of mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 333 केल्विन। तो मर्क्यूरिक सल्फेट क्या होता है देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। मर्क्यूरिक सल्फेट क्या होता है, HgSO4। तो HgSO4 में क्या होगा आपका जाके याद रखना पड़ेगा, मर्क्यूरिक सल्फेट में अगर आप मर्क्यूरिक सल्फेट के प्रेजेंस में इथाइन क्या होता है CH डबल बॉन्ड
ट्रिपल बॉन्ड और CH, ये हो गया आपका जाके इथाइन। और इथाइन का HgSO4 के प्रेजेंस में अगर वाटर को ऐड करेंगे H2O, तो वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका जाके, वाटर को ऐड कीजिए, डबल बॉन्ड तोड़िए, डबल बॉन्ड तोड़िए, डबल बॉन्ड तोड़ेंगे वाटर में क्या होता है HOH, तो यहां पे तोड़ देते हैं डबल बॉन्ड एक CH, डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे OH जोड़ देंगे और यहाँ पे H जोड़ देंगे, ठीक है। एक H इसमें जोड़ दीजिए, एक H यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, अपने को पानी जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो हाइड्रोजन जोड़ दिए यहाँ पे और OH यहाँ पे जाके यहाँ जोड़ दिए, लेकिन कार्बन की एक वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, मतलब डबल बॉन्ड तोड़ना, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, डबल हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, CH2, हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड और फिर CH, फिर OH, फिर क्या बन गया OH, तो यहाँ पे OH बन गया, ठीक है, CH और OH बन गया। अब बताइए क्या करना पड़ेगा। अब देखिए जो होता है एक्चुअल में मैकेनिज्म, यहां से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इधर मूव करेंगे, माइनस चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। अगर माइनस चार्ज हो जाएगा तो ये कार्बन अपनी वैलेंसी कहां से पूरा करेगा, ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अगर खींच लेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज अपनी डेफिशिएंसी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से करेगी, तो ये H+ के रूप में रिमूव हो जाएगा। ये H+ यहाँ पे आके अटैक करेगा तो यहाँ हो जाएगा CH3, फिर यहाँ पे CH और यहाँ पे O, मतलब CH3 एंड CHO बन जाएगा आपका जाके प्रोडक्ट। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके अपनी डेफिशिएंसी दूर कर लेगा, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकल के यहाँ पे अटैक करेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, और CH3 CHO बना जाएगा आपका जाके फाइनली प्रोडक्ट, CH3 और CHO। तो हमारा क्या बन जाएगा, इथेनॉल जिसको बोलेंगे, इथेनॉल। तो इथेनॉल कहाँ पे है बताइए, इथेनॉल कहाँ है आपका जाके, बी, ऑप्शन नंबर बी में है इथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी में है इथेनॉल, जिसको बोलते हैं एसी इथेनॉल भी बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल देंगे क्या, एसिटल्डिहाइड, 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 एसिटल्डिहाइड भी इसी को बोलते हैं। तो इथेनॉल और एसिटल्डिहाइड ये क्या है, और 36 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 37 द नेसेसरी कंडीशन फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए क्या होता है, प्लेनरिटी। प्लेनरिटी मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड, प्लेन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सही है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग, बिल्कुल सही उत्तर है, एरोमेटिक कंडीशन के लिए सही है। हकेल रूल, हकेल रूल इसी को बोलते हैं, हकेल रूल, 2n+1 इलेक्ट्रॉन। तो हकेल रूल, प्लेनरिटी, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन इन रिंग और हकेल रूल, ऑल ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एरोमेटिक कंडीशन जो है सब कुछ होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, प्लेनरिटी भी होना चाहिए, मतलब sp2, हकेल रूल को फॉलो करना चाहिए, हकेल रूल भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर। तो 37 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाके क्या है, 38 में क्या बोल रहा है, CH3Cl Na CH3Cl दिया हुआ है, Na दिया हुआ है 2Na, और यहाँ पे फिर CH3Cl दिया हुआ है, ठीक है, CH3Cl। इसको शुष्क ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। वुड जो रिएक्शन याद है, शुष्क ईथर, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर जिसको बोलते हैं। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम लोग एल्काइल हैलाइड को जब भी हम लोग रिएक्शन कराते थे सोडियम के प्रेजेंस में, तो एल्केन देता था। कैसे, देखो ये आपका जाके सारा अलग कर दो, इसको कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ये आपका जाके अलग कर दो, क्या अलग हो जाएगा, Na और Cl, तो 2NaCl अलग हो गया, ठीक है। और लास्ट में बचा क्या, CH3 यहां बच गया और यहाँ पे CH3 बच गया, तो CH3 और CH3 क्या बन गया, एल्केन बन गया। तो CH3 इसको क्या बोलते थे, वुड्ज रिएक्शन। वुड्ज रिएक्शन क्या याद है किसी को, वुड्ज रिएक्शन क्या होता था, जब भी एल्काइल हैलाइड को हम लोग सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस के साथ रिएक्शन कराते थे, तो हम लोग को एल्केन मिलता था, एल्केन, हाइयर एल्केन, उच्चतर एल्केन मिलता था, और NaCl हम लोग को अलग होता था। इसको बोलते थे वुड्ज अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 38 का, 38 का डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका जाके 39 क्या बोल रहा है, 39 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का कौन सा एग्जांपल नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का कौन सा एग्जांपल नहीं है। 4 इफेक्ट होता था, बताइए, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट,
एक होता था सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट होता था आई, फिर आपका होता था क्या, रेजोनेंस इफेक्ट, फिर क्या होता था, रेजोनेंस को ही मेजोमेरिक इफेक्ट बोलते थे। एक होता था हाइपर कॉन्जुगेशन और एक इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को होता था ई इफेक्ट। तो प्लस ई माइनस, प्लस आई माइनस आई, आर को प्लस आर माइनस आर, हाइपर कॉन्जुगेशन और ई। तो 1 2 3 4 ये 4 तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता था। यहाँ पे डिस्टिलेशन दिया हुआ, डिस्टिलेशन में क्या करते थे, डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते थे, दो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, जिसको मिला देंगे और फिर से उसको अलग करना चाहेंगे तो हम लोग अलग कर सकते थे। टू लिक्विड हैविंग डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, उसको सेपरेट करने के लिए हम लोग डिस्टिलेशन मेथड यूज करते थे। तो डी जो होगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं है। तो वही बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। कौन सा नहीं है, तो डिस्टिलेशन नहीं है, बाकी रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव है, रेजोनेंस है, हाइपर कंजुगेशन है और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। इनमें से एक भी डिस्टिलेशन ऐसा है जो नहीं आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इथेनॉल का निर्जलीकरण करने पर प्राप्त होता है द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 के प्रेजेंस में हम लोग इथेनॉल का डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का निकलना, तो CH3 है, CH2 है। देखो इसको अच्छे से लिखते हैं, CH2H को लिख देते हैं इसको ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे CH2OH निकालते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेशन मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डिहाइड्रेट करना है। डिहाइड्रेट का मतलब ये होता है पानी, डिहाइड्रेशन हो जाता है खुद को तो कैसे पानी निकलने लगता है बॉडी से, तो अपने को क्या करना है, पानी निकालना है। तो पानी निकाल दो, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H और OH। तो H यहां से निकाल लो, OH यहां से निकाल लो, इसमें से इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल में एक H यहां से और एक OH यहां से, तो पानी निकल जाएगा अपना H2O और बन जाएगा क्या, CH2 यहाँ पे बचा CH2 और डबल यहाँ पे एक बॉन्ड इसका भी खाली हो रहा है, एक बॉन्ड इसका भी खाली हो रहा है, तो डबल बॉन्ड बना दो और यहाँ पे बना दो CH2 जो कि यहाँ पे बचा हुआ CH2। तो CH2 दोनों खाली होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो, तो क्या बन गया, इथीन। इथीन इज द प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, तो C2H4 हो जाएगा आंसर। तो C2H4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो गया आपका, जाके यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाएगा। जैकबोर्ड का मॉडल सेट कंप्लीट हो गया है, 40 का 40 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं हम लोग। और आप लोग सबको एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग सबको पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू।